हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक मूवमेंट की, जो कि एक ट्रैवल मूवमेंट है। और इस ट्रैवल मूवमेंट का नाम है आपका मुंडा रिवोल्ट। ठीक है। और ये क्लास किन के लिए है? ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो 7th बीपीएससी दे रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए एक ये टॉपिक लेने जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देखेंगे 7 6 9 मीन्स जब हुआ था बीपीएससी का, तो आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था संथाल रिवोल्ट। ठीक है, संथाल रिवोल्ट के लिए पूछा गया था। ये शॉर्ट समराइज फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो लास्ट टाइम पूछा था संथाल रिवोल्ट के बारे में पूछा था, लेकिन अब बीपीएससी मेंस में रिपीटेशन होता है। ठीक है, चीज़ें रिपीट होती है। तो कभी संथाल पूछा तो अगली बार मुंडा पूछेगा, कभी मुंडा पूछे तो संथाल पूछेगा। ये सीक्वेंस पैटर्न बने रहता है। ठीक है। तो 6 9 में अगर संथाल पूछा तो 17th बीपीएससी में ये फिक्स है कि मुंडा रिवोल्ट ही पूछेगा। इसका मतलब ये नोट्स कहेगा लिखने के लिए संथाल रिवोल्ट पे 8 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो इस क्लास से आप 8 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं अपने बीपीएससी मेंस की जर्नी में। ठीक है। तो सर क्या करेंगे इस क्लास में? हम मेनली मेंस की प्रोस्पेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए नहीं कि फैक्चुअल बातें हम जानेंगे और छोड़ देंगे, नहीं। हम मेंस की प्रोस्पेक्टिव से इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुंडा रिवोल्ट क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, कहाँ विस्तार हुआ, दमन कैसे हुआ। तो इन सभी कारणों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, मतलब इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बीपीएससी ने पूछा हुआ है। पहली बात तो ये फिक्स है कि 7th बीपीएससी में 8 मार्क्स में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। किसपे? मुंडा रिवोल्ट पे। ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन मुंडा रिवोल्ट में पूछा गया है। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बिहार में जनजातीय रिवोल्ट के बारे में आप देख रहे होंगे। तो एक तो यहाँ है, बिरसा मुंडा पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार की आदिवासी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया बिरसा मुंडा पे। बिरसा मुंडा की के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जनजातीय संसाधन में उसके प्रभाव का आलोचना करना है। ठीक है। इसके अलावा भी बिरसा मुंडा का आधारभूत उद्देश्य क्या था? आंतरिक शुद्धिकरण तथा विधि शासन के समाप्ति की इच्छा स्पष्ट करना है। ठीक है। उसके अलावा भी पूछा गया है मुंडा रिवोल्ट के बारे में कि देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन की विशेषताओं पर चर्चा करना है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा से पूछा गया है। ठीक है। और ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है। कभी शॉर्ट समराइज फॉर्म में, कभी बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में, 38 नंबर के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है। तो अभी इस सिलेबस को रखते हैं और जानते हैं कि मुंडा रिवोल्ट है क्या। ठीक है। तो सर इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, इस क्लास में हम मेनली हम कवर करेंगे कुछ की पॉइंट को, जो कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हम जानेंगे भूमिका। ठीक है। हम जानेंगे बिरसा मुंडा रिवोल्ट की भूमिका जानेंगे। हम कारणों पर चर्चा करेंगे। हम बिरसा मुंडा की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। उनके स्वरूप की, नेचर के बारे में बात करेंगे। विस्तार यानी एक्सपेंशन कहाँ कहाँ था उनकी बात करेंगे। दमन, इसका अबोलिश कैसे हुआ, ये खात्मा कैसे हुआ इस विद्रोह का। उसके अलावा इसके परिणामों की चर्चा करेंगे, इसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भूमिका की, इंट्रोडक्शन की। ठीक है। जब 38 मार्क्स में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको भूमिका लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है। अगर ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में आ जाए और आपको भूमिका लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे भूमिका? तो वो समझते हैं। देखिए, अभी जो ये जो क्लास है ना, आपको रटवाया नहीं जाएगा कि आप ये पूरा पैटर्न याद कर लीजिए और आप एग्जाम में लिख लीजिए, ऐसा नहीं है। हम कुछ की पॉइंट पे चर्चा करेंगे, कुछ की पॉइंट, 5 7 की पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चाहे भूमिका हो, चाहे कारण हो, चाहे बिरसा मुंडा की भूमिका हो, चाहे स्वरूप हो, विस्तार हो, दमन हो, परिणाम, हम कुछ पॉइंटों की चर्चा करेंगे। इन पॉइंटों की इर्द गिर्द आपको लिखना है। ठीक है। इसे भटकना नहीं है। एक कहते नहीं कि फोकस हो जाएंगे कि हम इसी पॉइंटों को लिखना है और ये बेहतरीन आंसर देगा आपको। ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे भूमिका की। ठीक है। तो देखिए भूमिका क्या है। भूमिका के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है। इन 6 पॉइंटों को समराइज करके अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ना एक इंट्रोडक्शन का रूप दे रहा हूँ। इन पॉइंटों को मैं ऐसा रीड कर रहा हूँ, करूंगा आपके सामने जैसे कि मैं इसका इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ओके। देखिए, मुंडा विद्रोह भारत में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। मुंडा विद्रोह भारत में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह संताल विद्रोह की अपेक्षा अधिक संगठित विद्रोह था। इस विद्रोह का उदय छोटा नागपुर क्षेत्र में 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच में हुआ। प्रारंभ में बिरसा विद्रोह या मुंडा विद्रोह सुधारवादी था, बाद में ये जनजातीय विद्रोह का रूप धारण कर लिया। ठीक है। इससे पहले मुंडाओं ने कभी किसी विद्रोह में साथ नहीं दिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया था। लेकिन जब अंग्रेजों और दिकियों ने
उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, तो इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष यानी विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। आपने इन पॉइंटों के जरिए एक बांध दिया है इंट्रोडक्शन को, इन पॉइंटों के जरिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो आपके लिए एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। यह विद्रोह संथाल की अपेक्षा सर्वाधिक अधिक संगठित था, ठीक है। यह विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में विस्तारित हुआ था। प्रारंभ में यह आंदोलन एक सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है। बाद में यह आंदोलन जनजातीय विद्रोह का रूप ले लिया। इस विद्रोह से पहले मुंडाओं ने किसी भी विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाद में जब डिको ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। तो ये इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन याद नहीं करना आपको, मेनली ये कुछ की पॉइंट याद करना है और इन की पॉइंटों के इर्द गिर्द घुमाना है इस पूरे इंट्रोडक्शन को। समझ में आ गया? तो मैंने इसको बता दिया आपको कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था ये जनजातीय विद्रोह। यह संताल विद्रोह की अपेक्षा संगठित विद्रोह था। इसका उदय 1899 से लेकर 1900 के बीच में उदयपुर छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर जो है झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और प्रारंभ में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभरा था, बाद में जनजातीय विद्रोह का रूप धारण कर लिया, ठीक है। इससे पहले कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ था भारत में जिन्होंने ऐसा इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक संघर्ष प्रारंभ कर दी, एक विद्रोह प्रारंभ कर दी थी। तो इन पॉइंटों के इर्द गिर्द घूमना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने भूमिका के बारे में जान ली है कि नहीं। अब बात करेंगे इनके कारणों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या क्या कारण थे ऐसे कि ये मुंडा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो बात करेंगे इनके कारणों पे। देखो, तो मैं इस पूरे को ना एक फॉर्मुलेशन दे रहा हूँ एक पैसेज के फॉर्म में, जैसे लिखना है अपन को, ठीक है। बाद में ये आप रीड करेंगे ना, मैं एक काम करूँगा, इनका PDF में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से निकाल के इसको रीड करिएगा, ठीक है। पहले वीडियो समझ लीजिए कि क्या बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कारणों पर चर्चा करते हैं। तो लेकिन कारणों की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। कई बार बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व पूछ सकता है BPSC में, तो आप कैसे आंसर देंगे। तो उसके लिए इनकी पॉइंटों के इर्द गिर्द घूमना है आपको, ठीक है। इसी के सराउंड आपको घूमना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व में, तो लिखेंगे क्या, 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू गाँव में हुआ था, ठीक है। मात्र 20 वर्षीय अवस्था में बिरसा मुंडा जनजाति के नायक के रूप में उभरे। इनके अन्य नाम हैं धरती आबा, महान उलगलान, महान हलचल, पृथ्वी के संरक्षक, ठीक है। ये धार्मिक रूप से एकेश्वरवादी थे। इन्हें आयुर्वेद का ज्ञान था और इनके विभिन्न प्रकार के अनुयायी थे, जैसे संथाल और मुंडा। संथाल भी इनके अनुयायी थे और मुंडा भी इनके अनुयायी थे, ठीक है। प्रारंभ में बिरसा मुंडा एक सुधारक के रूप में उभरे, लेकिन बाद में इन्होंने इसको एक विद्रोह का रूप दे दिया। वे खुद को कृष्ण का अवतार मानते थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को सिंह बोगा की पूजा करने की, आराधना करने की बात कही, ठीक है। उन्होंने शराब के उपभोग पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। इसके अलावा बिरसा मुंडा को ब्रिटिश नीतियों, उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, क्योंकि उनकी शिक्षा एक जर्मनी मिशनरी स्कूल से हुई थी। आगे उन्होंने वैष्णव धर्म अपनाकर आनंद पांडे के सानिध्य में कुछ समय बिताया, ठीक है। और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में चेचक की बीमारी से हो गई थी, रांची जेल में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व है, ठीक है। और आपको ये जो मैंने पैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसमें भी इसी चीज़ को रीड कर पाएंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है। इन पॉइंटों को एक कड़ी बना के, चेन बना के, ठीक है। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में रांची में हुआ था। एक जो गाँव था रांची में, गाँव है उलिहातू गाँव, उसी गाँव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1895 में, सॉरी 1875 में, 1875 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1875 में इनका जन्म हुआ था, रांची के उलियातू गांव में हुआ था, ठीक है। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, बिरसा मुंडा जनजाति के नेता बन जाते हैं। इन्हें अन्य नाम जैसे कि धरती आबा, महान हलचल, पृथ्वी के संरक्षक आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा जो धार्मिक प्रकृति से ये एकेश्वरवादी थे, मोनोथिस्ट थे, यानी एक ईश्वर पे, आराधना पे जोर दिया करते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा को आयुर्वेद का विशेष ज्ञान था। कहा जाता है कि बिरसा मुंडा के पास जड़ी बूटी का ज्ञान था। वो जड़ी बूटियों के जरिए मुंडाओं की बहुत सी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे, ठीक है।
बिरसा मुंडा को आयुर्वेद का विशेष तो ज्ञान था ही, इसके अलावा इनके विभिन्न प्रकार के अनुयायी थे, जैसे संथाल भी और मुंडा भी इनके अनुयायी थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि बिरसा मुंडा ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, वो विरोधी नहीं थे, शुरुआत में वो सुधार करना चाहते थे, उन्हें एक सुधारक की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने स्वयं को बाद में कृष्ण का अवतार बताते हैं, खुद को कृष्ण का अवतार बताते हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी कि सिंह बोगा जो है उनके ईश्वर है, ठीक है। उन्होंने मुंडाओं को सिंह बोगा की आराधना करने की भी के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने मुंडा जनजाति को सिंह बोगा की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा ने जनजातियों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी। इन्होंने देखो शराब के उपभोग पर भी प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, और उनको ब्रिटिश शिक्षा और ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, वो उनसे अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा ही जर्मनी की मिशनरी स्कूल में हुई थी, ठीक है। उन्होंने अपनी शिक्षा एक जर्मन मिशनरी स्कूल से प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने कुछ समय तक वैष्णव संत आनंद पांडे से के साथ में बिताया था, और इनकी मृत्यु रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई थी। तो आई थिंक अब आप इस पॉइंटों को कड़ी के तरह जोड़ के आप इस बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व को लिखने में सफल हो जाएंगे, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है चीज़ें, ठीक है, और इतना रटना नहीं है। देखिए बीपीएससी मेंस हो या कोई भी एग्जाम का मेंस लिखना हो तो उसमें रटने वाली बात नहीं है, आपको मेन चीज़ फोकस करना है कि किन पॉइंटों के सराउंड आपको लिखना है। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमें किन किन पॉइंटों पे फोकस करना है तो आपके लिए मेंस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व आपने जान लिया, ठीक है। अब बात करेंगे इनके कारणों पे, क्यों ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट हुआ, इसके कारण क्या क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं कहूँगा इन पॉइंटों के करी के जरिए मैं जोड़ दूंगा और बाद में इसको रीड कर दूंगा, आई थिंक समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए बिरसा मुंडा की बात करें, वास्तव में जो जिसका कारण है, वास्तव में ब्रिटिश की शोषणात्मक नीतियाँ ही इस मुंडा विद्रोह का परिणाम था, ठीक है। ब्रिटिशों ने छोटानागपुर में कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी थी, नई नीति लागू कर दी, और ये नई नीतियाँ भेदभाव पर आधारित थी, ठीक है। और कहा जाता है कि मुंडाओं में खुटकटी प्रथा थी। खुटकटी प्रथा मेरे लिए खुटकटी प्रथा समझना पड़ेगा, इसके बिना एक मुश्किल होगा समझना। देखो खुटपट्टी प्रथा क्या थी, मुंडाओं में ना एक सामूहिक खेती हुआ करती थी, मतलब पूरी फैमिली, मान लो फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग एक ही छोटी लैंड पे ही खेती करते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों का मानना था कि इतनी छोटी लैंड पे लोग काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको बांट दें, है कि नहीं, इनको हम बांट दें, ठीक है। और खुदकुटी व्यवस्था में क्या कर दी गई, वो वहाँ पे एक जमींदारी सिस्टम लगा दी गई, जमींदारी प्रथा कोई नहीं, उनमें सामूहिक सामूहिक जो खेती होती थी, कलेक्टिव जो फार्मिंग होती थी, उनकी जगह पे उन्होंने क्या कर दी, वो जमींदारों को दे दी, और वहाँ पे जमींदारी सिस्टम प्रिवेल कर दिया, ठीक है। और इससे खफा हो गए, उनकी सामाजिक नीति को उन्होंने चोट पहुँचाई थी अंग्रेजों ने, तो खुदकुटी प्रथा का विरोध ही एक कारण बना था, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, वास्तव में ब्रिटिशों की शोषणात्मक नीति का परिणाम था बिरसा मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। ब्रिटिशों ने छोटानागपुर क्षेत्र में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी थी, और ये नई प्रशासनिक व्यवस्था भेदभाव पर आधारित थी। मुंडाओं ने इन भेदभाव पूर्वक की जो नीति थी उनका विरोध भी किया था, ठीक है। बाद में इन्होंने खुदकटी व्यवस्था प्रथा को भी मुंडा क्षेत्र में जमींदारों के रूप में प्रयोग कर दिया। बाद में जो खुदकटी प्रथा थी उनको बदल दी इन्होंने, जमींदारी प्रथा में बदल दिया था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद डीको के परिवेश ने भी असंतोष प्रारंभ कर दिया था। अब डीको क्या है, डीको का मतलब होता है जो इनको दिक्कत देंगे, यानी बाहरी लोग, यानी एक्सटर्नल लोग, ठीक है। तो डीको के परिवेश ने असंतोष प्रारंभ कर दिया। डीको के परिवेश ने डीको को आदिवासी क्षेत्रों में परिवेश ने इनमें असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ईसाइयों ने जबरदस्ती मुंडाओं का धर्मांतरण शुरू कर दिए। ईसाई मिशनरी भारत में आए तो उन्होंने इन जनजाति क्षेत्रों में जाके अपना धर्म का प्रचार किया, और फाइनली इन्होंने ईसाइयों को इन्होंने इन आदिवासी लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दी थी। समझ में आ गया। ईसाइयों ने जबरदस्ती मुंडाओं को धर्मांतरण करना शुरू कर दिया था, अतः साहूकारों ने इनकी भूमि हड़प ली थी। और बिरसा मुंडा या फिर मुंडा रिवोल्ट का जो उद्देश्य थे, ये थे मुंडा राज की स्थापना करना, संपूर्ण रूप से ब्रिटिश राज की समाप्ति करना तथा उन्होंने सफलता के लिए हिंसा का भी समर्थन दिया था। यानी बिरसा मुंडा जो कि मुंडा रिवोल्ट के प्रणेता हैं, उन्होंने इस विद्रोह की सफलता के लिए हिंसा का भी समर्थन दिया था, ठीक है। और उनका उद्देश्य
कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना करना था। ब्रिटिश साम्राज्य की खात्मा करके मुंडा क्षेत्र में यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में एक कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना करना था। मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, एक चेन बन जाएगा, ठीक है। देखिए कारणों की चर्चा करते हैं। कारण क्या कारण थे? तो कहा जाता है कि वास्तव में ब्रिटिश शोषणात्मक परिणाम का ही नतीजा था कि मुंडा विद्रोह हुआ था। ब्रिटिशों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में नई प्रशासनिक नीति लागू कर दी थी और इन प्रशासनिक नीति पूरी तरह से भेदभावपूर्ण राजनीति थी जिसका विद्रोह मुंडाओं ने करी थी। कुटकटी प्रथा को हटाकर ब्रिटिशों ने जमींदारी प्रथा को रूप दे दिया जिसका मुंडाओं ने भरपूर विद्रोह किया। डीको के प्रवेश ने मुंडा क्षेत्र में असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी। ईसाइयों ने जबरदस्ती मुंडाओं को धर्मांतरण पर शुरू कर दिया था। साहूकारों ने मुंडाओं की भूमि हड़प ली और तब इनका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खात्मा करके मुंडा क्षेत्र में मुंडा राज की स्थापना करना, ब्रिटिश राज की समाप्ति करना इनका मुख्य मकसद था। और उन्होंने अपनी सफलता हासिल करने के लिए हिंसा का भी समर्थन दिया था। बिरसा मुंडा ने इस मुंडा विद्रोह की सफलता के लिए उन्होंने हिंसा का भी समर्थन दिया था और इनका उद्देश्य का छोटा नागपुर क्षेत्र में यानी ब्रिटिश मुंडा क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो यही था, मैंने एक बार रीड कर सुना देता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है उसका रिकॉर्ड मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। देखिए वास्तव में मुंडा विद्रोह ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। ब्रिटिशों ने मुंडा क्षेत्र में नई प्रशासनिक नीति लागू कर दी थी। ये प्रशासनिक नीतियां भेदभाव आधारित थी, इन्हें डिस्क्रिमिनेशन में बेस्ड था। ये मुंडाओं ने नीतियों का विरोध भी किया था। परिणाम स्वरूप मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिशों ने खुटकटी प्रथा को मुंडा क्षेत्र में जमींदारी के रूप में प्रवृत्त कर दिया था। खुटकटी व्यवस्था को खत्म करके जमींदारी सिस्टम उन्होंने प्रिवेल कर दी थी और मुंडाओं ने जमींदारी प्रथा का विरोध भी किया था, ठीक है। और आपने इसी में पढ़ा, हम जानते हैं कि खुटकटी प्रथा भूमि की सामूहिक यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप पे व्यवस्थित था, यानी कि 10 लोग एक जगह पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। जब दिक्को में दिक्कत जो उनको दिक्कत देंगे, बाहरी लोग, साहूकार लोग, जमींदार लोग, अंग्रेज लोग जो उनको दिक्कत देंगे, ने मुंडा क्षेत्र में प्रवेश जब किया था, इन्होंने उनके सामाजिक मामलों में यानी सोशल इशू में क्या उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ईसाई मिशनरियों ने मुंडा को बलपूर्वक धर्मांतरण भी पर मजबूर कर दिया था उन्होंने। परिणाम स्वरूप उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जंग प्रारंभ कर दी थी। वास्तव में बिरसा मुंडा राज की स्थापना करना है, उनके उद्देश्यों की चर्चा भी की गई है। वास्तव में बिरसा मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम संपूर्णता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करना चाहते हैं और मुंडा राज की स्थापना करने के लिए उन्होंने हिंसा का भी सपोर्ट किया था उन्होंने। वास्तव में बिरसा मुंडा एक कल्याणकारी राज की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है। तो ये कारण है जो कि आपको लिखना है। अगर कारण पे आ जाए कि मुंडा विद्रोह के कारणों पर चर्चा करें तो इन कारणों को आपको लिखना है, ठीक है। इन्हीं कारणों पे आपको लिखना होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इनके कारणों पे चर्चा हमने कर दी। अब हम बात करेंगे विस्तार का। इसका एक्सपेंशन किन क्षेत्रों में हुआ था, यानी मुंडा विद्रोह का जो एक्सपेंशन था, क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ था, तो इन पॉइंटों के जरिए मैं इनको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो, मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1893 में हुई थी। बिरसा मुंडा इस विद्रोह में 1895 में कूद पड़े। कहा जाता है कि 24 अगस्त 1895 में छोटी सी विद्रोह के बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कब बिरसा मुंडा को गिरफ्तार की गई थी? 24 अगस्त 1895 को, यानी कि 1893 के प्रारंभ में बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन में कूद पड़े। 24 अगस्त 1895 को एक छोटी सी विद्रोह के बाद, छोटी सी घटना हुई, विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर ली गई और 25 दिसंबर 1895 को ब्रिटिश द्वारा बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया, ठीक है। और 25 दिसंबर को इन्होंने क्या कर दी? 25 दिसंबर को इन्होंने किसानों पे हमला कर दी, ठीक है। 25 दिसंबर में किसानों पर इन्होंने हमला कर दी। 25 दिसंबर को इन्होंने दिक्कों पर हमला कर दी। किसान ने होना चाहिए, यहाँ पे दिक्कू होना चाहिए। किसान तो ये लोग खुद थे, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका दिक्कू होना चाहिए। दिक्कू मीन्स बाहरी लोग, यानी साहूकारों और जमींदारों पर इन्होंने हमला कर दी। यह देखते हुए अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पे 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। और इस बिरसा मुंडा जो रिवोल्ट हुआ था उसका मुख्यालय खूंटी था। और फाइनली इस विद्रोह का दमन ब्रिटिश कमांडर स्ट्रेटफील्ड ने इसका दमन कर दिया था। तो यही इसके विस्तार है, कैसे किस प्रकार से इसका एक्सपेंशन होता है, समझ गए होंगे। वो चीज़ लिखा मैं रीड कर सुनाता हूँ आपको। मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1893 में हुई थी। 1895 में बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। 1897 में शुरुआत हुई थी। 1895 में बिरसा मुंडा इस रिवोल्ट से जुड़े थे, ठीक है। बिरसा मुंडा जुड़े थे और 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक छोटी सी विद्रोह हुआ था, उसके बाद
24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर ली जाती है, ठीक है। और उन्हें 25 दिसंबर 1895 को उन्हें ब्रिटिशों द्वारा रिहा कर दिया गया, ठीक है। और 25 दिसंबर को उन्होंने दीकों पर हमला कर दिया। दीकों का मतलब जमींदार है, साहूकार है या फिर अंग्रेज है, ठीक है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने मुंडाओं पर 500 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। और इस विद्रोह का मुख्यालय खूंटी था। और ब्रिटिश कमांडर स्ट्रेटफील्ड ने इस विद्रोह का दमनात्मक रूप धारण कर दिया, दमन कर दिया। इसका मतलब समझ में आ गया। तो हमने अपने चर्चा करी किसके बारे में? हमने भूमिका के बारे में चर्चा कर ली, हमने इनके कारणों पर चर्चा कर ली, हमने बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी, तो आपको इन पॉइंटों पे चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, सन 1900 एडी में पूर्णतः दबा दिया गया, यानी मुंडा रिवोल्ट को, यानी मुंडा विद्रोह को सन 1900 एडी में पूर्णतः दबा दिया गया। कहा जाता है, यह उल्लेखनीय है कि 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंदर यह था कि ब्रिटिश सरकार मुंडाओं की भूमि पे अधिकार नहीं जमाएंगे। मतलब उन्होंने मुंडाओं की भूमि पर अधिकार प्रदान कर दिया, यानी मुंडाओं की जो भूमि थी उनको उनका अधिकार सौंप दिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी वादा किया कि मुंडाओं की जो सामाजिक नीतियां हैं या सामाजिक इशू है या उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, ठीक है। हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। तो सरकार की प्रतिक्रिया आई थी। मुंडा रिवोल्ट के बाद सरकार की प्रतिक्रिया आई रही कि 1900 के आसपास इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। और 1908 में टेनेंसी एक्ट आया था, ठीक है। टेनेंसी एक्ट आया था। और इस टेनेंसी एक्ट में यही प्रावधान थे कि ब्रिटिश सरकार मुंडाओं को उनकी भूमि सौंप देगी, उनका जो ओनरशिप है उनको सौंप दी जाएगी, यानी कि उनका स्वामित्व दे दिया जाएगा, उनको भूमि पर उनके अधिकार दे दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि मुंडाओं की जो निजी चीजें हैं, उनकी जो आंतरिक मामले हैं, इंटरनल इशू है, उनमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में आप इन्हीं को देखते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कमी रह गई। आप जानते हैं कि मुंडा रिवोल्ट बड़े पैमाने पे हुआ था और इसको लीड करने वाले थे बिरसा मुंडा, भले ही, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी और ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल ये विद्रोह नहीं हुआ, ध्यान रखना। भले ही बाद के दिनों में अंग्रेजों को लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, वेलफेयर के तौर पे इन्होंने भले 1908 में टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया था, लेकिन ये बात जानना चाहिए आपको, ये विद्रोह सफल नहीं हुआ था, ठीक है। कमियां, इसकी क्या कमियां रही? उसकी कमियां कहे तो ये आलोचना बात एक ही है। अगर आपसे पूछ जाए मुंडा विद्रोह की आलोचना पर चर्चा करें या फिर मुंडा विद्रोह की कमियों पर चर्चा करें, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। लिमिटेशंस क्या थी, कमियां क्या थी, आलोचना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? देखिए, उनके पास कोई संगठित सेना नहीं था, ठीक है। यानी मुंडा रिवोल्ट में आप देखते हैं मुंडाओं के पास किसी प्रकार का कोई संगठित सेना नहीं थी, ठीक है। और उनका जो विद्रोह था वो क्षेत्रीय प्रकृति का था, कोई राष्ट्रीय लेवल के नेता इससे जुड़े नहीं थे। और ये विद्रोह, मुंडा विद्रोह मसीहवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। वे मसीहवादी दृष्टिकोण पर ये विद्रोह आधारित था, ठीक है। और ये जादुई और अत्यंतरीय सत्ताओं पर विश्वास रखा करते थे, ठीक है। और वे उनके पास परंपरागत तरीका था, मतलब उनके पास जो वेपन्स वगैरह थे वो परंपरागत हथियार थे, ठीक है। परंपरागत, उन्हीं की उनको जो विद्रोह का जो तरीका था वो परंपरागत तरीका था, ये ट्रेडिशनल मेथड थे, ठीक है। और उनके पास संसाधनों का अभाव था, जैसे कि मॉडर्न वेपन्स का अभाव था, यानी कि आधुनिक हथियारों का अभाव था। तो ये कारण रहे हैं, ये कमियां रही है, ये आलोचना है जिस कारण से ब्रिटिश से मुंडा विद्रोह हार गए थे, यानी मुंडाओं हार गए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि उनके पास कोई संगठित सेना का अभाव था, यानी किसी प्रकार की कोई संगठित यानी आर्मी नहीं थी उनके पास। उनकी जो नेचर था, उनकी जो मुद्दे थे वो क्षेत्रीय थे, नहीं लोकल इशू थे, ठीक है। और उनसे कोई राष्ट्रीय लेवल के नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह जो लीडर थे वो उनसे नहीं जुड़ पाए। खैर, महात्मा गांधी की तो हम बात नहीं कर सकते, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, लेकिन उस समय जो थे लीडर्स वगैरह थे वो इनसे जुड़ नहीं पाए, ठीक है। तो ये तो खैर विद्रोह 1900 में हुआ था, ठीक है। और ये मसीहवादी दृष्टिकोण था। ये मसीहवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है ये जादुई शक्ति विश्वास करते थे ये लोग, कुछ जादू हो जाएगा, ठीक है। वो आत्यंतिक क्रियाओं पर विश्वास करते थे, ठीक है। और ये इनका तरीका परंपरागत तरीका था। इनके पास संसाधनों का अभाव था, ठीक है। प्रत्येक बार मुंडाओं के पास एक संगठित सेना की कमी थी, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का अभाव था इनके पास, ठीक है, जिससे वे ब्रिटिश का सामना नहीं कर पाए थे। मुंडा विद्रोह की प्रकृति धार्मिक और क्षत्रिय थी, यानी ये रिलीजियस और लोकल इशू थे इनके अपने, ठीक है। और ये भी कहा जा सकता है कि
मुंडा विद्रोह की किसी राष्ट्रीय नेता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तव में मुंडा विद्रोह मसीहावादी दृष्टिकोण पर आधारित था, ठीक है। वे जादुई और अत्यंतरिक सत्ताओं पर विश्वास करते थे। मुंडाओं के विद्रोह का तरीका परंपरागत था, ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है। संसाधनों का अभाव था। इस विद्रोह में असफलता का मुख्य कारण रहा है संसाधनों का अभाव, ठीक है। जैसे आधुनिक वेपन्स यानी मॉडर्न वेपन्स का अभाव था, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे अब जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण। चलिए हमने जान ली असफलता क्यों हुए, हमने ये जाना यहाँ पे कि कमियां क्या थी, क्या क्या कमी रही हमारी, ठीक है। अब जाने कि असफलता के क्या क्या कारण रहे, ठीक है। देखिए असफलता के क्या क्या कारण रहे। देखो उनकी जो प्रकृति थी, उनके जो इशू थे वो लोकल इशू थे। उनका नेचर बात करिए लोकल इशू था। उनके लीडर्स वगैरह थे स्थानीय लोकल लीडर्स थे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जनजातीय विद्रोह की प्रकृति, मुद्दा और नेता क्षत्रिय थे। मुंडा विद्रोह में किसी प्रकार का राष्ट्रीय नेता का सहयोग नहीं प्राप्त था। यह विद्रोह एक रूढ़िवादी थी, ठीक है। ये एक विद्रोह की प्रकृति यानी नेचर एक रूढ़िवादी थी। मुंडाओं के पास किसी प्रकार की आधुनिक हथियार न होके उनके पास परंपरागत हथियारों था। उन्हीं का उन्होंने इस विद्रोह में प्रयोग किया था। वे ब्रिटिश शासन को या ब्रिटिश शासन की नीति को नहीं समझ पाए, है कि नहीं। तो ये बात आपको लिखना है। देखिए जनजातीय विद्रोह की प्रकृति, मुद्दा, नेता क्षत्रिय था। इन विद्रोह में हम किसी राष्ट्रीय नेता का सहयोग हम नहीं देखते हैं। इस विद्रोह की प्रकृति रूढ़िवादी थी, ट्रेडिशनल मैटर था, ठीक है। इनका ऑर्थोडॉक्स मैटर तथा परंपरागत हथियारों का प्रयोग इस विद्रोह में हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि परंपरागत हथियार का मतलब होता है कि वे लोग भाला, करछी इनका यूज करेंगे, तीर, कमान इनका यूज करेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे अंग्रेजों की तरह मॉडर्न वेपन्स नहीं है यहाँ पे इनके पास, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता अंग्रेज शासन की नीति को नहीं समझ पाए। अंग्रेज शासन की क्या नीतियां हैं उनको ये समझ नहीं पाए और फाइनली ये विद्रोह फेलर हुआ, ठीक है। अब हम बात करें, बस ये इतने ही टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसान रिवोल्ट की, ठीक है। तो हमने बात करी। तो आज की क्लास में हमने रखा कि जो मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह बहुत बड़ा टॉपिक तो अपने आप में नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। और ये आशा करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय करी होगी और 8 मार्क्स आप कंफर्म करते हैं अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। और मैं इस पीडीएफ का, इस जो मैंने आपको कराया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे और पहले लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। लेक्चर को ध्यान से सुनने के बाद उसको लिख लेंगे और उसको अभ्यास करेंगे। इन पॉइंटों को एनालाइज करना पड़ेगा, इनको याद करेंगे। याद करने के बाद ये सब लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है अपने आप में ही। कुछ 4-5 पॉइंट याद करना है आपको। 5, 10, 15, 20, 25, 30 पॉइंट याद करोगे तो आपका मुंडा रिवोल्ट कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें।